नमस्कार दोस्तों, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एंड हिंदी बाय तरुण चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का इकाई 10 आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी विधाएं आपके पास लगी हुई हैं, चाहे वो आत्मकथा हो, चाहे जीवनी हो, चाहे वो रेखा चित्र हो या फिर अ, अन्य विधाएं हों, उन सभी को आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं और उनके विषय में इतनी मूलभूत जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे कि हम यूजीसी नेट परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को एक हद तक सॉल्व कर सकें, उनको सही दिशा में हम पकड़ सकें। तो सबसे पहले जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है वो है माटी की मूर्तें। ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है और ये रेखा चित्र है जो प्रकाशन हुआ है 1946 में। और इसमें हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए उन्होंने ये लिखा था और इसमें उनके 12 उपशीर्षक हैं। जीवन के चुनिंदा प्रिय व्यक्तियों का चित्र उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है, जिसमें रजिया है, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रोपा की आजी, आदि आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बेजू मामा, सुबयान खां और बुदिया, ये सभी पात्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ठकुरी बाबा जो 1943 में लिखा गया, ये महादेवी वर्मा जी का एक रेखा चित्र है। और स्मृति की रेखाएं जो इनकी रचना है 1943 में जो प्रकाशित हुई थी, उसमें यह संकलित हुआ है। और महादेवी की जो स्मृति की रेखाएं में भी ये 5वें नंबर पर है। महादेवी के रेखा चित्र और संस्मरणों का यदि क्रम देखा जाए तो सबसे पहले इन्होंने अतीत का चलचित्र लिखा 1941 में, स्मृति की रेखाएं 1943 में, पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1971। इसके जो मुख्य पात्र हैं साथियों, वो है महादेवी स्वयं। इसके अलावा भक्तिन है जो इनका किचन संभालती हैं, ठकुरी बाबा एक देहाती कवि, उनकी बेटी बेला। इसके अलावा ब्राह्मण दंपति हैं, वृद्धा ठकुराइन है, इत्यादि लोग इसमें शामिल हैं। और इसमें उन्होंने ठकुरी बाबा में महादेवी वर्मा ने जो शोषित व्यक्ति हैं, हीन दीन नारी हैं, साहित्यकार हैं, जीव जंतु हैं, उन सभी का संवेदनात्मक चित्रण किया है। तो इसीलिए ये एक तरीके से उनका प्रसिद्ध रेखा चित्र भी माना जाता है। इसके बाद मुर्दहिया एक दलित आत्मकथा है जो डॉक्टर तुलसीराम जी ने लिखी और यह 2 भागों में लिखी गई है। मुर्दहिया जो 2010 में प्रकाशित हुई, मणिकर्णिका जो 2014 में प्रकाशित हुई। पहली जो आत्मकथा है इसमें दलित और गांव के संपूर्ण जनजीवन को केंद्र में रखा गया है और लेखक का यह मानना है कि मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की उनकी यह यात्रा यहाँ दिखाई देती है। मुर्दहिया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है, इसलिए इसका नाम मुर्दहिया पड़ा है। यह 7 भागों में इसमें कथा का अनुक्रम दिखाई देता है, जिसमें भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह और आजमगढ़ में फाका कसी इत्यादि। तो ये सभी इसके अनुक्रम हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन की एक यात्रा वृतांत पुस्तक है, 1937 में प्रकाशित हुई। और इसकी जो पुस्तक सूची है इसमें उन्होंने ल्यासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, शक्य की ओर, जैनम की ओर, नेपाल की ओर इत्यादि क्षेत्रों की यात्रा का अपना वृतांत लिखा। और इसका परिशिष्ट 4 भागों में है। ल्यासा की ओर तिब्बत में 1.25 बरस, इसके अलावा तिब्बत में 3री बार, तिब्बत में 4थी बार। इस प्रकार इन्होंने भी यात्रा वृतांत में इन्हें एक प्रसिद्ध व्यक्ति माना जाता है। और इनके विषय में एक शेर है कि शेर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी
फिर कहाँ। तो ये राहुल सांकृत्यायन, क्योंकि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उसमें ये कहा जाता था। इसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी है, और इसमें हरिवंश राय जी ने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया, और अपनी आत्मकथाओं को वो एक स्मृति यात्रा यज्ञ कहा करते थे। इसे सरस्वती सम्मान भी प्राप्त हुआ। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें बचपन से यौवन का चित्रण उन्होंने किया है अपने, और परिवार के इतिहास का चित्रण किया है। इसमें इनकी प्रथम पत्नी श्यामा की बीमारी का दुख भी छुपाया है इन्होंने, और पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माँ सरस्वती, और माँ सरस्वती उनकी आत्मकथा के अनुसार हरिवंश पुराण पढ़ा करती थी। तो इस प्रकार इसमें उनके जीवनी से संबंधित बातें हैं। और इसके बाद आपके पास आता है साथियों आवारा मसीहा। ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखित जीवनी है। 1974 में 74 में यह प्रकाशित हुई। शरद चंद्र जी की जीवनी है, और शरद चंद्र जी बांग्ला उपन्यासकार थे। यह जीवनी लगभग 14 वर्षों में पूर्ण हुई। इसको 3 पर्वों में उन्होंने बांटा है। पहला है दिशाहारा, जिसमें शरद चंद्र जी की बचपन की घटनाओं का वर्णन है। इसके बाद दिशा की खोज, जिसमें शरद चंद्र जी की जो साहित्यिक जीवन और आजीविका के खोज का संघर्ष है वह उल्लिखित है। और इसके बाद दिशांत, जिसमें सामाजिक कार्य और साहित्यिक विधाओं का वर्णन है, और उसमें उनकी रचनाशीलता का वर्णन किया गया है। इसके मुख्य पात्र हैं केदारनाथ, मोतीलाल, भुवन मोहिनी, जो क्रमशः उनके नाना पिता माता हैं, सुरेंद्र नाथ मामा हैं, अघोर नाथ छोटे नाना, इत्यादि बहुत सारे पात्र इसमें शामिल हैं। इसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रसिद्ध पुस्तक है। और यह प्रसिद्ध पुस्तक उन्होंने भारतीय संस्कृति की समन्वयवादी प्रवृत्ति को समर्पित किया है। 1956 में इसका प्रकाशन हुआ था। यह 4 अध्यायों में विभाजित है। पहला जो भाग इसका है वह भारतीय जनता की रचना और हिंदी संस्कृति का आविर्भाव किस प्रकार हुआ, इस पर विवेचित है। दूसरा, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। तृतीय, हिंदू संस्कृति और इस्लाम। और चौथा, भारतीय संस्कृति और यूरोप। और यह प्रथम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित है। इसकी भूमिका का लेखन प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसके बाद यदि हम देखें तो प्रेमचंद घर में ये शिवरानी देवी जी द्वारा अपने पति प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी गई है। वैसे तो प्रेमचंद जी की जीवनी कलम का सिपाही 1962 में, अमृत राय जो उनके पुत्र हैं उन्होंने भी लिखी। कलम का मजदूर 1964 में मदन गोपाल जी ने लिखी। लेकिन प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जी जो उनकी पत्नी द्वारा लिखी गई है, इसका प्रकाशन 1944 में ही हो गया था। और इसमें उन्होंने प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार के साधारण सहज जीवन को और एक सहज मानव के रूप में उनकी यहाँ प्रस्तुति दिखाई देती है, ये जो कि पढ़ने योग्य है। और प्रेमचंद जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने के लिए यह एक बहुत प्रासंगिक दस्तावेज है। इसके बाद एक साहित्यिक की डायरी जो मुक्तिबोध जी द्वारा लिखित है, और इसमें आलोचनात्मक आत्म संवाद की प्रधानता दिखाई देती है। इस पुस्तक की जो विषय सूची है उसमें तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, इसके अलावा सड़क को लेकर बातचीत। इस प्रकार से इसमें लगभग 13 भागों में 13 शीर्षकों में यह पुस्तक लिखित है। और हिंदी साहित्य में यह यादगार मानी जाती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद अरे यायावर याद रहेगा 1937 में लिखा गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे,
इनके द्वारा। और इनकी यह विधा भारतीय क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन करती है और उस यात्रा में आत्मानुभूति के कारणों का भी उल्लेख मिलता है। इसकी विषय सूची के अनुसार इसमें 8 शीर्षक हैं। पहला है परशुराम से तूरखम, एक टायर की राम कहानी। किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, 1935, कुल्लू मनाली, मौत की घाटी, मनीला से आगे, एलूरा, माजुली जो कि असम का बहुत बड़ा द्वीप है, बहता पानी निर्मल। और इससे उन्होंने यह संदेश दिया है कि जीने की कला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है। सागर सेवित, मेघ मेघलित इत्यादि इत्यादि इसमें बहुत सारे वर्णन मिलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आप हुदरी जो रमणिका गुप्ता के द्वारा लिखित है, एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन 2015 में हुआ और यह दूसरा खंड था। इस रचना का, इस आत्मकथा का जो प्रथम भाग था वो हादसे था जो 2005 में प्रकाशित हुआ था। और आप हुदरी एक पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है वह स्त्री जो अपने शर्तों पर अपनी मर्जी से अपना जीवन जीती है। ऐसी स्त्री को आप हुदरी कहा जाता है। और आप स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस आत्मकथा में पितृसत्ता पर करारी चोट की गई होगी, क्योंकि यदि कोई स्त्री अपनी मर्जी से जीवन जी रही है तो निश्चित है कि पितृसत्ता को ठेस पहुंच रही होगी। और इसमें बचपन में लेखिका ने स्वयं लिखा है कि यौन शोषण का शिकार हो गई थी। इसके पश्चात जो उनके पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैवाहिक जीवन में जो संघर्ष होता है उसका यहाँ वर्णन मिलता है। प्रकाश गुप्ता नामक व्यक्ति के साथ उनका प्रेम विवाह होता है और यहाँ स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि मास्टर पूरनचंद द्वारा लेखिका का यौन शोषण किया गया। तो इस दृष्टि से आप हुदरी कहानी एक ऐसी स्त्री की सशक्त प्रतिध्वनि है जो अपने शर्तों पर अपना जीवन जीना चाहती है। इसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है वो है साथियों जामुन का पेड़, जो कृष्णचंद्र जी का एक रचना है। और यह रचना प्रशासनिक असंवेदना पर एक व्यंग्य रचना है। इसमें सचिवालय के लॉन में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति दब जाता है और उस व्यक्ति के प्रति प्रशासन की जो संवेदना होनी चाहिए थी वो न होकर के अन्य फालतू कामों में, जो दफ्तरी काम है, जो लाल फीताशाही है, उसको वहां प्रस्तुत किया गया है। उस व्यक्ति को बचाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को बचाने के उद्देश्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था का यहाँ चित्रण मिलता है जिसमें प्रशासनिक संवेदना का अभाव है। इसमें एक माली है, चपरासी है, सुपरिटेंडेंट है, सेक्रेटरी है, क्लर्क है इत्यादि पात्र आते हैं। और बाद में दबा हुआ आदमी माली से एक बात कहता है कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने पर। तो इस प्रकार प्रशासनिक असंवेदना पर यह 2 पंक्तियों की जो रचना है, पंक्तियां हैं, ये व्यंग्य करती हुई नजर आती हैं। कृष्णचंद्र जी ने इसको इस रूप में लिखा। और एक चीज और आपके साथ जरूर होगी, एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी जी की एक रचना है, सन 2007 में प्रकाशित हुई थी और उनके लेखकीय जीवन और स्त्री अनुभव के कारण उल्लेखनीय है। जो हिंदी साहित्य के अन्य बड़े साहित्यकार हैं राजेंद्र यादव जी, मन्नू भंडारी जी उनकी पत्नी है और लेखिका के लेखकीय जीवन की इसमें यात्रा है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखने वाली मन्नू व जीने वाली मन्नू का वर्णन मिलता है। राजेंद्र यादव साहब, उनका किस प्रकार प्रेम विवाह हुआ उसका वर्णन है। विवाह पश्चात राजेंद्र यादव के गुण और दोषों का वर्णन मिलता है। और उन्होंने यह सिद्ध किया है इसमें कि राजेंद्र यादव एक गैर जिम्मेदार पति हैं और 35 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद उनका अलगाव यहाँ हो जाता है। तो इस पूरी कहानी को मन्नू भंडारी जो एक हिंदी की
ख्याति प्राप्त लेखिका हैं, उनके जीवन, उनकी जीवनी के रूप में हमें इसे पढ़ने की आवश्यकता है। तो इतना ही आपके पाठ्यक्रम में है साथियों। एक बात आपको ध्यान देनी है, ये छोटी छोटी क्लासेस जो मैंने ली हैं, इनको छोटा रखने का एक कारण यह भी था कि यूजीसी नेट का जो दिसंबर 2026 के लिए पाठ्यक्रम है, उसके बदलने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम इसको बहुत विस्तार नहीं दे सके हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इन सभी रचनाओं को, यदि सिलेबस यही रहता है, तो इस पूरे पाठ्यक्रम को बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं और जल्दी ही इस पर एक विस्तृत क्लासेस की सीरीज ले आऊंगा, जो लगभग अगले 3 4 5 महीने में हम दिसंबर 2026 को टारगेट रखते हुए इसके पूरे पाठ्यक्रम को यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से सॉल्व करेंगे। पूरी रणनीति के तहत हम काम करेंगे, जिसमें पाठ्यक्रम भी होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी होंगे, जिसमें पूरे पाठ्यक्रम का एक एक शीर्षक, एक एक टॉपिक भी होगा, और इन सभी विषयों को लेकर के इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। तो इसका एक पूरा पैकेज होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यूट्यूब पर आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि यदि सिलेबस यही रहता है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं भी सिलेबस चेंज भी होता है तो हम नए सिलेबस के साथ इन कक्षाओं को शुरू करेंगे, फिर से पढ़ेंगे और पूरा पाठ्यक्रम कवर करेंगे, चाहे कितना भी लंबी सिलेबस हो, चाहे कुछ भी उसमें लगा हुआ हो, हिंदी साहित्य के भीतर ही लगा होगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, इस पूरे क्लासेस को देखिए। आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।